हेलो दोस्तों। आज हम लोग ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे और कोशिश करते हैं कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बारे में। और आप लोग भी कोशिश करते रहिए कि आप कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि अ स्मॉल माउंटेन लेक स्पेशली वन दैट कलेक्ट इन अ सर्क बेसिन बिहाइंड राइजर रॉक मटेरियल। तो कोल तो नहीं होगा। हॉर्न क्या होता है? हॉर्न हमारा ये इस तरह से एक माउंटेन होता है जो कि ग्लेशियर जब मेल्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि चट्टानों को इरोड करके करते जब यहाँ पे पूरा ग्लेशियर एक तरीके से गुम्बद टाइप में होता है और वो धीरे धीरे टाइम के बीतते जाने के बाद इस तरह से वो एक तरीके से इरोड हो जाता है और एट लास्ट जो बनता है हमारा माउंटेन वो कुछ इस तरीके से बचता है। ये कुछ हॉर्न के जैसा रिप्रेजेंट होता है, जैसे कि राइनो के होता है, एक हॉर्न के जैसा प्रतीत होता है, इसे हम लोग हॉर्न कहते हैं। ठीक है। अरेत क्या होता है? अरेत बेसिकली हमारा जब ये माउंटेन होता है, जब ये ग्लेशियर पूरा इसके ऊपर होता है तो धीरे धीरे जब ग्लेशियर मेल्ट होता है तो अपने साथ आपको मालूम है कि ग्लेशियर में भी कई तरह के सेडिमेंट होते हैं। तो अपने आप जो ग्लेशियर क्या करता है कि वो अपने पास अब्रेशन और प्लकिंग, उसके बाद दो ये टूल्स होते हैं। प्लकिंग मतलब जैसे कि हम लोग किसी तरह को फूल तोड़ते हैं, तो ग्लेशियर भी क्या करता है कि किसी चीज को वहां से उठा लेता है। और अब्रेशन मतलब रगड़ना। तो वो जैसे-जैसे आपने आगे मूव करता जाता है, वो उस तरीके से उसे रगड़ता चलता है। तो धीरे-धीरे ये एक टाइम के पीरियड के साथ-साथ ये इतना सा जो चट्टान होती है उसको रगड़-रगड़ के एक आरी के जैसा ये रिप्रेजेंट कर होने लगता है। तो इसे हम लोग अरेत बोलते हैं। टॉर्न क्या होता है चलिए देखते हैं। टॉर्न एक प्रकार से ये हमारा ये सर्क लेक होती है, यहाँ पे लेक का फॉर्मेशन है तो कोरी वॉल होती है। तो यहाँ जब ग्लेशियर धीरे-धीरे टाइम के साथ मेल्ट होता जाता है, तो वो यहाँ से अपने चट्टान को कुरेदता हुआ, अब्रेट करता हुआ एक तरीके से अब्रेशन बोलते हैं। तो अब्रेशन मतलब होता है ये कुरचना। तो यहाँ से वो सेडिमेंट अपना रिमूव करता है और धीरे-धीरे जब यहाँ पे पानी इकट्ठा होने हो जाता है, जब ये मेल्ट हो जाता है पूरा एरिया, तो जो यहाँ पे एक नेचुरल डैम जैसा ये सेडिमेंट यहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाता है। ये एक तरीके से नेचुरल डैम कहलाता है। और ये सर्क इसमें क्वेश्चन में भी कह रहा है कि माउंटेन लेक की बात हो रही है, जो स्पेशली वन दैट कलेक्ट ऑन द सर्क बेसिन बिहाइंड द राइजर ऑफ द रॉक मटेरियल। तो इसे ही टॉर्न कहते हैं, ये हमारा एक टॉर्न ही कहलाता है। ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लोकेशन ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटी? तो वोल्केनिक एक्टिविटी, तो भाई बेसिकली क्या होता है कि एक प्लेट इधर जाती है, एक प्लेट इधर जाती है और यहाँ से मैग्मा चैम्बर से मैग्मा यहाँ पे निकलता है और यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है हमारा लावा। ठीक है। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग एंड हॉटस्पॉट रीजन की बात हो रही है। सबडक्शन बाउंड्री एक प्लेट हमारी ये होती है और यहाँ पे एक प्लेट इधर आती है। तो जो हैवियर प्लेट होती है वो नीचे चली जाती है और हमारा एस्ट्रोनोस्फेयर होता है, यहाँ पे जाके ये छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाती है, मतलब कि टूट जाती है, मेल्ट हो जाती है एक तरीके से। और जो लाइटर प्लेट होता है वो हमारा इस तरीके से ऊपर चढ़ने लगता है। और हॉटस्पॉट हमारा क्या होता है, ये जो भी कुछ वीक सरफेसेस होते हैं, जो भी हमारा कॉन्टिनेंट पे या फिर जो भी सरफेस होता है लैंड पर, जो भी यहाँ पे वीक सरफेसेस होते हैं वहां से लावा निकलने लगता है। इसे ही हम लोग हॉटस्पॉट रीजन कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी फ्लोर स्प्रेडिंग होगा, सबडक्शन बाउंड्रीज होगा एंड हॉटस्पॉट भी होगा। वोल्केनिक एक्टिविटी करेक्ट कॉम्बिनेशन पूछ रहा है, तो जहाँ पे सी फ्लोर हो रहा है वहां पे भी वोल्केन मैग्मा निकल रहा है। सबडक्शन बाउंड्री के बाद भी क्या हो रहा है, ये आगे जाके टूट रहा है तो कहीं ना कहीं से तो निकल ही रहा है। और हॉटस्पॉट हमारे क्या है, ये वीकर सेक्शन है जो कि हमारे लैंड पर रिप्रेजेंट होते हैं। तो इस हिसाब से सेकंड का ऑप्शन आंसर डी हो जाएगा। क्या कह रहा है कि असर्शन एंड रीजन के बारे में बताना है। तो चलिए पढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म इवोल्यूशन इज मोर कॉमन देन द सिंप्लिसिटी। स्ट्रक्चर प्लेज अ वाइटल रोल इन द इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म। थोड़ा सा टिपिकल है, चलिए इसे हिंदी में भी देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। स्थल रूपों की जटिलता सरलता की अपेक्षा मिलती है। स्थल रूपों की जो जटिलता है, जो हम लोग जीटीएस में हम लोगों ने जैसे पढ़ा कि स्थल रूप कैसे बने, इतना सारा समय बीतता चला गया, 4.6 बिलियन ईयर्स लोग लगे पृथ्वी को बनने में। तो हम लोगों ने देखा कितने सारे इयॉन, हमने इयॉन को देखा, इरा को देखा, कितना सारा समय बीत गया।
पहले हमारी जो पृथ्वी थी उस पे कितने सारे वोल्केनिक इरप्शन होते रहते थे और सारे एस्टेरॉइड मेटेरॉइड वगैरह गिरते रहते थे। पृथ्वी पे बिल्कुल रहने की कोई लाइफ की तो कोई पॉसिबिलिटी थी ही नहीं। तो जो भी हमारे माउंटेन्स वगैरह हुए काफी जटिल तरीके से उनका निर्माण हो पाया। स्थलों रूपों की उद्भव में संरचना की प्रमुख भूमिका होती है, सॉरी। तो स्थल रूप जो हमारे होते हैं वो किस तरह से बनते हैं हमने देखा ही है। स्ट्रक्चर प्लेज अ वाइटल रोल इन द इवोल्यूशन ऑफ किसी भी लैंडफॉर्म का स्ट्रक्चर उसका एक काफी बेनिफिशियल रहता है उसे एक आकार प्रोवाइड करने में। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट दिया था W.T. थॉर्नबरी द्वारा दिया गया है और इसका बी ऑप्शन होगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द पार्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। फोर्थ क्या कहना चाह रहा है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। तो लोयस जो हमारा है, लोयस बनता है बेसिकली एओलियन प्रोसेस से जिसे हम विंड बोलते हैं। स्पिट्स बनते हैं हमारे कोस्टल लैंडफॉर्म से, सी वेव्स बनाती हैं। आउटवॉश प्लेन हमारा ग्लेशियल बनाता है और नेचुरल लेवीज हमारे बनाते हैं रिवर, जो कि जिसे बोलते हैं फ्लूवियल लैंडफॉर्म। इस हिसाब से इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं, मैच करते हैं। डी का थर्ड कहाँ पे है, ठीक है यही ऑप्शन है, तो सी ही सही हो जाएगा। चलिए, लेकिन पूरे मिलाना जरूरी है, क्रॉस चेक करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो लोएस ए का 2 हो जाएगा, ठीक है। और स्पिट्स कह रहा है फोर्थ, आउटवॉश प्लेन 1। चलिए ठीक है, यही सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलिए फोर्थ हम लोग देख लेते हैं। प्लेट टेक्टोनिक डाइवर्जन बाउंड्रीज आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। प्लेट टेक्टोनिक डाइवर्जन बाउंड्री, जैसे हम लोगों ने पहले बताया, डाइवर्जन बाउंड्री होती है, दो प्लेट इधर मिल जाएंगे तो सी फ्लोर स्प्रेड होगा। कोलिजन जोन तो होता नहीं, कोलिजन जोन में दोनों आसपास आती हैं। प्लेट स्लाइड लेटरली, लेटरली की बात हो रही है तो एक प्लेट जैसे इधर है, एक प्लेट इधर है, तो ये इस तरह से मतलब ऊपर नीचे या फिर कह सकते हैं। अपवेलिंग की बात हो रही तो हॉटस्पॉट रीजन जो है वो हमारे अपवेलिंग ही रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ से एस्ट्रोनॉस्फेयर से हमारा मैग्मा ऊपर की तरफ आता है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग ही होगा इसका आंसर, क्योंकि ये ऑप्शन क्वेश्चन के हिसाब से फिट बैठ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एटमॉस्फेरिक लेयर की बात हो रही है। एटमॉस्फेरिक लेयर हम लोग देख जानते हैं कैसा क्या होता है। सबसे पहले होता है हमारा ट्रोपोस्फेयर। इसका मैंने एक शॉर्ट बनाया था, TSMT। बेसिकली ये न्यूमोनिक है, ऐसे हम लोग पढ़ सकते हैं। तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, ये है हमारा। तो इसमें देख लेते हैं आ रहा है क्या। ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर क्या स्ट्रेटोस्फेयर गायब है तो ये नहीं होगा। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, तो ये भी नहीं आ रहा है। मेसोस्फेयर पीछे चला गया। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड देन थर्मोस्फेयर, हाँ ये हमारा फिट बैठ रहा है। TSM, हाँ तो ठीक है, हमारा यही आंसर होगा। सॉरी, ये बी नहीं होगा इसका आंसर। अ लाइन कनेक्टिंग ऑल पॉइंट ऑफ हाईएस्ट मीन टेम्परेचर इज कॉल्ड, भाई क्या कहते हैं। कॉन्टिनेंटैलिटी, नहीं, सिर्फ कॉन्टिनेंटैलिटी की ही वजह से हाईएस्ट मीन टेम्परेचर नहीं होता है। इक्वेटर जैसे हमारा ये है, ये हमारा 0 डिग्री है भाई। कॉन्टिनेंट तो हमारे ऊपर भी हैं, यहाँ 70% कॉन्टिनेंट है और यहाँ हमारे पास 30% है, तो सिर्फ कॉन्टिनेंटल की वजह से नहीं होगा। स्पेसिफिक हीट भी नहीं होगा। आईटीसीजेड जो होता है वो मैक्सिमम इंसोलेशन को रिसीव करता है, मैक्सिमम इंसोलेशन रिसीव करता है, बट वहां पे टेम्परेचर हाईएस्ट रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं ये थर्मल इक्वेटर होगा। ये सारे पॉइंट्स को टेम्परेचर जहाँ पे ज्यादा होता है ये उसे रिप्रेजेंट करता है, तो ये हमारा थर्मल इक्वेटर हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है कि सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम रेंजेस इन एल्टीट्यूड फॉर्म। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि ये 5100 से 7100 की बात कर रहा है। तो अगर ये पोल्स पर होता तो काफी कम है, तो ठीक हो सकता था, बट ये सब ट्रॉपिकल की बात कर रहा है।
मतलब कि हमारा ये हो गया 66 डिग्री के आसपास, क्योंकि भाई हम लोग अगर पूरा ये इक्वेटर अगर ये देखें तो ये लगभग 0 डिग्री के आसपास है। तो ये हमारा ऊपर जाता है 23 डिग्री के आसपास, ये कैप्रिकॉर्न हो गया। ये उसके ऊपर हमारा ये सपोज 60 डिग्री अपोस्ट मान लेते हैं, ये हमारा टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया 23 डिग्री के अराउंड। तो अगर हम लोग अगर ये देखें कि ये तो काफी ऊपर है, ये तो नहीं हो सकता। अगर इक्वेटर पे होता तो हम लोग ये कह सकते थे कि हाँ, ये एक सही ऑप्शन हो सकता था। अगर इन जनरल देखें, इन जनरल ही इसकी जेट स्ट्रीम जो होती है इसकी लगभग 7.5 से 14 किलोमीटर की हाइट होती है जेट स्ट्रीम की। जेट स्ट्रीम में होता क्या है कि ये सरकम पोलर, एक तरीके से एयर सर्कुलेशन है सरकम पोलर वेस्टर्ली का। अगर सही तरीके से बोलें तो अपर लिमिट ऑफ ट्रोपोस्फेयर सरकम पोलर वेस्टर्ली सर्कुलेशन है। इन्हें हम लोग जेट स्ट्रीम के नाम से कहते हैं, बट ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम की बात हो रही है। तो मे बी ये आंसर फार बेटर होना चाहिए, क्योंकि अगर इन लॉजिकल अगर देखें कि तो ट्रोपोस्फेयर ही हम लोग को 6 किलोमीटर के अराउंड पोल पे दिखता है, और 16 किलोमीटर के अप्रोक्स हम लोग को यहाँ 6 किलोमीटर, और ये इक्वेटर पे होता है लगभग 16 किलोमीटर के आसपास। 17 से 18 किलोमीटर हम लोग ट्रोपोपॉज मिलता है, जहाँ पे सारी एक्टिविटीज स्टॉप हो जाती हैं, सारी वेदर फिनोमेना स्टॉप स्टॉप हो जाते हैं। तो उस हिसाब से देखें तो ये ऑप्शन, बी ऑप्शन ज्यादा बेटर है। चलिए नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है कि अटलांटिक सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर सेल। तो सबसे पहले देखेंगे कि अटलांटिक में क्या है कि सिचुएशन ये कुछ हमारा इस तरह से रहता है। ठीक है, आइए प्रेशर बोर्ड की तरफ जरा चलते हैं एक मिनट। तो ये हमारा लो प्रेशर जोन है, एंड ये देखेंगे ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज यहाँ से हमारी इधर होके आती हुई है। ठीक है, देन ऊपर बढ़ते हैं तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन, और हमारा इसमें क्वेश्चन में भी देखिए तो यही कह रहा है कि अटलांटिक सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से, तो ये अप्रॉक्स इस रीजन में कहीं होना चाहिए, ये हमारा कहीं इस रीजन में दिखाई पड़ेगा। तो हवाई हेडली सेल तो नहीं होगा, वेस्टर्लीज भी नहीं होंगे, वेस्टर्लीज हमारे यहाँ नहीं आ रहे हैं, ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इधर भी वेस्टर्लीज हैं। और आई थिंक मे बी पॉसिबल, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं होगा, ये इसी एरिया के आसपास होगा। तो हवाईयन हमारे पैसिफिक में है, हवाईयन हमारे पैसिफिक रीजन में है, हेडली होगा नहीं, हेस्टरली नहीं होंगे, ये इस लोकेशन के अराउंड कहीं होगा। ये अजोर्स हाई ही होगा, ये अटलांटिक ओशन में होता है। अटलांटिक ओशन में हम लोग ये कन्वर्जेंस ऑफ एयर होता है, जो हमारे यहाँ पे एयर जो होती है वो यहाँ पे आके कन्वर्स करती है। तो यही हमारा है अटलांटिक सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, ऑप्शन ए सही होगा। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रूट ऑस्मोसिस प्रोसेस हेल्प्स द प्लांट टू एब्जॉर्ब एलिमेंट्स इन सॉल्युबल फॉर्म फ्रॉम द सॉइल, ऑल एलिमेंट्स इन द फर्स्ट इंस्टेंस गेट एक्यूमुलेटेड इन द सॉइल। यार मोस्टली जो मिनरल प्लांट एब्जॉर्ब करता है वो बेसिकली रूट से ही तो एब्जॉर्ब ही करते हैं। और इसमें क्या है कि ऑल एलिमेंट इन फर्स्ट इंस्टेंट गेट एक्यूमुलेटेड इन द सॉइल, ज़्यादातर चीज़ें तो प्लांट को सॉइल से ही मिलती हैं, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो सॉइल से नहीं मिल पाती हैं। वो भी बहुत ज़्यादा गैसेस वगैरह होती हैं, 5 to 2% होती हैं ऐसी, जो उसको एटमॉस्फेयर से लेना होता है। तो इसमें अगर हम देखें तो आई थिंक ट्रू, नहीं नहीं, ये होना चाहिए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। मरीन बायोम, मरीन बायोम बेसिकली हमारा फाइटोप्लैंक्टन जो कि ओशन वगैरह में हम लोग देख सकते हैं,
टैगा बायोम की बात हो रही तो बोरियल फॉरेस्ट को हम लोग हाई लैटिट्यूडनल फॉरेस्ट बोल सकते हैं, जो कि या फिर हाई लैटिट्यूड एरिया में जो हम लोग को फॉरेस्ट वगैरह दिखते हैं, जो उन जिनकी पत्तियां कुछ इस तरह की हो जाती हैं। क्या होता है कि स्नो ऊपर से पड़ती रहती है तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा बेंड हो जाती है, स्लोप की हो जाती है, ठीक है। और मेडिटेरेनियन बायोम की बात हो रही है तो ये इसमें हो जाएगा स्क्लेरियोफिल सिस्टम। एंड ट्रॉपिकल बायोम, ट्रॉपिकल एरिया में हम लोग को ये मानसून डिसिडियस फॉरेस्ट दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए का थर्ड सिर्फ इसी में ही है, एंड बी का फोर्थ, सी का टू दे रहा, हाँ सी का टू हो जाएगा, एंड डी का फर्स्ट। ऑप्शन ए सही है। चलिए नीचे की तरफ चलते हैं। देन क्या कह रहा है कि करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ओशन बॉटम टोपोग्राफी। तो सबसे पहले होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ होते हैं, देन कॉन्टिनेंटल स्लोप होते हैं, देन कॉन्टिनेंटल राइज होते हैं, देन एबिसल प्लेन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कॉन्टिनेंटल स्लोप पहले है तो ये तो नहीं होगा, एबिसल प्लेन है ये भी नहीं होगा, राइज पहले आ गया ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट है हमारा। मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ, देखते हैं क्या कह रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर डिक्लाइन बायोडाइवर्सिटी। कंट्रोलिंग पेस्ट, ये नहीं हो सकता, कंट्रोलिंग प्रेडेटर नहीं होंगे, जेनेटिक एसिमिलेशन नहीं, हाँ डिस्ट्रक्शन ऑफ बायो हैबिटाट कह सकते हैं, क्योंकि उनका घर, हमारी जितनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो हम एक तरीके से प्रकृति में इंटरफेयर तो कर ही रहे हैं। तो जितने भी एनिमल्स हैं वो हमारी ही वजह से तो उनकी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। एक IUCN एक संस्था है जो कि रेड डेटा बुक प्रोवाइड करती है, जिसके अंतर्गत हम लोग इंडेंजर्ड स्पीसीज जो होते हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है कि किनकी किसकी प्रजाति विलुप्त हो चुकी है, कौन विलुप्त होने की कगार पे है, उसमें कैटेगरी वाइज उन्हें डिवाइड किया जाता है। तो हम कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी के पीछे हम ही लोग जिम्मेदार हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटाट, एनिमल के पास हैबिटाट बचे नहीं हैं, इस वजह से काफ़ी जो बायोडाइवर्सिटी है वो डिक्लाइन हो रही है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो टर्म इकोसिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय, इसका ऑप्शन तो सीधे सीधे ट्रांसले हो जाएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है।